वेलकम दोस्तों, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्यूचर जोन कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें जो कमी है उसके ऊपर कमेंट करें। ये संस्कृत की आपकी पहली क्लास है, तो नोट करते चलेंगे साथ साथ। और जो जहां आपको दिक्कत हो कमेंट के थ्रू हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और कमियों को हमें बताते रहेंगे कि हमारी इस वीडियो में क्या कमी रही। संस्कृत संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, केवल इस शब्द की बात कर रहे हैं। इस शब्द में हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरी है धातु और तीसरा है प्रत्यय। क्या है? धातु जो आपकी क्रिया बोलती है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या है इसमें? उपसर्ग है इसमें सम। क्या है? सम। धातु क्या है इसमें? क्री धातु है। और प्रत्यय क्या है? कत प्रत्यय है। अब आप ध्यान दें कि इसमें सम उपसर्ग से के ऊपर बिंदी के रूप में चला गया। क्री धातु और कत प्रत्यय से तय बचा। ये एक वर्ण अलग से आ रहा है। क्या आ रहा है? ये वर्ण अलग से आ रहा है। जब दो वर्णों के बीच में कोई वर्ण आ जाए तब उस वर्ण का हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। आगम मतलब दो वर्णों के बीच में एक वर्ण उनकी सहमति से आ गया है। ठीक है। कुछ जगह ये आगम होगा। आगम मतलब दो वर्णों के बीच में वर्ण आने पर इसको बोलते हैं आगम। लेकिन अगर किसी वर्ण को हटाकर कोई वर्ण आए, किसी वर्ण को हटाकर कोई वर्ण आए, उसे बोलते हैं आदेश। क्या बोलते हैं? आदेश। किसी वर्ण को किसी वर्ण को हटाकर कोई वर्ण आए तब क्या बोलेंगे उसको? आदेश। आगम क्या होता है? जब दो वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आ गया तो क्या कहेगा? आगम। और दो वर्णों में या किसी एक वर्ण को, किसी भी वर्ण को हटा के कोई नया वर्ण आए तब क्या होगा? आदेश। जैसे आदेश में हम क्या कहते हैं? हमें मानना ही पड़ता है, हमारी मर्जी नहीं होती, हमें मानना ही पड़ेगा आदेश में, इसलिए हम उस वर्ण को हटाएंगे। आगम में क्या होगा? उनकी रजामंदी से दो वर्णों के बीच में कोई एक नया वर्ण आ गया है। संस्कृत शब्द में क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? सम। क्री क्या है? धातु। कत प्रत्यय से प्रत्यय क्या है? कत। अब उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में? उपसर्ग हैं 22। कितने हैं उपसर्ग? 22। धातु कितनी है? लगभग। कितने धातु? लगभग 2000। धातु कितनी है? लगभग 2000। और प्रत्यय की कोई गिनती निश्चित नहीं है। गिनती निश्चित नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए यूपी टेट, सुपर टेट, स्पेशली सुपर टेट का बैच है, इसलिए हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 22। धातु कितनी है? लगभग लगभग 2000। कितनी है? लगभग लगभग 2000। और प्रत्यय कोई गिनती निश्चित नहीं है। यही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संस्कृत में ये बताइए कि प्रत्ययों की संख्या, उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या लगाना है?
22 पे टिक लगाना है, चाहे वहाँ 23 हो, 24 हो, 25 हो, किसी किताब में कुछ भी दिया हो। लेकिन आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी में केवल 22 ही दिए हुए हैं, तो आपको उपसर्ग कितने लगाने हैं? 22 ही लिखने हैं, 22 को ही टिक करना है। धातु पूछी जाए तो लगभग 2000, लगभग 2000। प्रत्यय की कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब मैंने आपको एक बात और बताई है कि आगम, आगम का मतलब क्या होता है? जब दो वर्णों के बीच में कोई नया वर्ण आ जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? आगम। किसका? किस वर्ण का आगम हो? किस वर्ण का? स वर्ण का आगम हो गया। और आदेश कब कहेंगे? अगर किसी वर्ण को हटा के कोई नया वर्ण आ जाए, तब क्या कहेंगे? आदेश। आगम क्या है? मित्रवत रखता है। क्या रखता है? मित्रवत, क्योंकि मित्रता रखता है, दो वर्णों के बीच में आ रहा है। और आदेश क्या है? शत्रुवत। क्यों? क्योंकि ये किसी को हटा के आ रहा है, इसलिए इसकी क्या है? शत्रुवत है। और ये क्या है? मित्रवत, क्योंकि ये किसी को हटा के नहीं रहा, उनके बीच में एडजस्ट करके आ रहा है। ठीक है। अब संस्कृत की भाषा है क्या? पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब संस्कृत भाषा के विषय के बारे में जानेंगे। संस्कृत भाषा कैसी है? ये तो आपने पढ़ा ही है। ये परिमार्जित है, व्यवस्थित है, परिनिष्ठ है। आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा? सबसे पहले क्या है ये? विश्व में या विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? सबसे प्राचीन भाषा। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये सबसे प्राचीन भाषा हम क्यों मान लें? बिल्कुल मानो बस भाई, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ तो हो जिससे हम माने ये सबसे प्राचीन यही है। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत ही है। तो आप देखते हो, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो हम सबसे प्रमाणित साक्ष्य क्या मानते हैं? कोई लिखित साक्ष्य है। तो हमारे जो वेद हैं वो लिखित साक्ष्य हैं, और वो लिखे कहीं में गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। अब से लगभग 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 5000 साल पहले हमारा वेद लिखा गया। कौन सा वेद? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब सबसे प्राचीन भाषा भी है और सभी भाषाओं की ये जननी भी है। सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी की भी जननी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ये सब जो बाद में आई हैं, ये इन सभी भाषाओं क्या है? जननी है। आर्यों की भाषा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी आर्यों की भाषा? संस्कृत। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो आर्यों की क्या होगी? संस्कृत। और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आर्य का अर्थ क्या है, तो आपको लगाना है श्रेष्ठ। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। इसके अलावा और क्या बोलते हैं इनको? गीवाण वाणी। संस्कृत तो क्या बोलते हैं? गीवाण वाणी। और क्या बोलते हैं? जीवाण वाणी। जीवों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी। और क्या? देववाणी। देवों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी या देवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। एक और, वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक भाषा।
अब वैज्ञानिक भाषा कैसे हुई? वैज्ञानिक भाषा का मतलब ये है कि जब कोई भाषा क्रमबद्ध हो, और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, आपने सबने पढ़ा है। इसीलिए ये भाषा क्या है, क्रमबद्धता में है। कौन सी? संस्कृत भाषा। इसलिए कैसी भाषा होगी? वैज्ञानिक भाषा। अब ये है, ये संस्कृत भाषा के विषय में था कि इसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत थी। गीवाणवाणी संस्कृत, जीवाणवाणी संस्कृत, देववाणी संस्कृत, वैज्ञानिक भाषा संस्कृत। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे दिखाता हूँ। संस्कृत भाषा के प्रकार या संस्कृत भाषा कितने प्रकार की है? आपके कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली साहित्यिक संस्कृत, साहित्यिक। और दूसरी है लौकिक संस्कृत। पहले क्या है? साहित्यिक संस्कृत। और दूसरी क्या है? लौकिक संस्कृत। साहित्यिक संस्कृत में क्या आएंगे और लौकिक संस्कृत में क्या आएंगे? साहित्यिक संस्कृत भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इसको वैदिक संस्कृत। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत, क्योंकि वेदों से ली गई है, वेदों में लिखी गई है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत। उसको क्या बोलते हैं? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में इसके चार मुख्य अंग हैं। पहला है, वेद, क्योंकि वेदों से ली गई है। पहला क्या है? वेद। दूसरा क्या है? ब्राह्मण। दूसरा क्या है? ब्राह्मण। तीसरा क्या है आपका? अरण्यक। और चौथा क्या है? उपनिषद। चौथा क्या है? उपनिषद। इन चारों के मिलने से, इन चारों के मिलने से क्या बनता है? वैदिक संस्कृत साहित्य। क्या बनता है? वैदिक संस्कृत साहित्य। क्या बनता है? वैदिक संस्कृत साहित्य। अभी आपने क्या सीखा? संस्कृत भाषा कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को हम साहित्यिक संस्कृत भी बोलते हैं। वैदिक संस्कृत के चार मुख्य भाग हैं: वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इन्हीं चारों के मिलने पर हमारा वैदिक संस्कृत साहित्य बनता है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत है जो लोगों के द्वारा या लोकाचार में जो संस्कृत बोली गई, लोकाचार में
संस्कृत साहित्य जो लिखा गया या बोला गया। ठीक है, लोकाचार में या लोक व्यवहार में जो संस्कृत साहित्य लिखा गया या बोला गया या जो प्रचलित था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है वेद, जो आपके सिलेबस में है। हम सिर्फ उसी को एग्जामिन करके चलेंगे, उसी पे मेन फोकस करके चलेंगे। जैसे वेद आ गए, संस्कृत में क्या आ गए? वेद। ये तो आपको पता है वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तभी मैंने सब बताया था आपको, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। ये क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। उसके बाद क्या है? यजुर्वेद। उसके बाद क्या है? यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद। उसके बाद अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ये सबसे प्राचीन है। और ये क्या है? एवार्चीन। हाँ, एवार्चीन। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, एवार्चीन मतलब सबसे बाद का या सबसे नया। इन वेदों में सबसे नया कौन है? अथर्ववेद। इनमें, ये नहीं कि आप कहने लगे अथर्ववेद जी पुराना है। पुराना तो है, लेकिन इन चारों में सबसे नया कौन है? ये सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ठीक है। अ, हाँ, एक सवाल यहाँ पे है, नोट करने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके लिख लीजिए। वेदत्रयी, वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं आता? कौन सा वेद नहीं आता? किसमें? वेदत्रयी में। तो आप क्या आंसर दोगे? सबसे बाद वाला। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाद में बना है। वेदत्रयी, वेदों में तीन वेदों वाले कौन हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे बाद में ये बना है, तो इसी को हम काउंट नहीं किया। आंसर क्या आएगा? अथर्ववेद। क्या आएगा? अथर्ववेद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे नाटक भी होते हैं, तो नाटक में वेदों से, नाटक में वेदों से कौन कौन सा तत्व लिया गया? कौन सा तत्व लिया गया है? ऋग्वेद से कौन सा तत्व लिया गया है? यजुर्वेद से कौन सा? सामवेद से कौन सा? अथर्ववेद से कौन सा? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नाटकों में जैसे बोलते हैं ना, पाठ्य, संवाद, जो डायलॉग बोलते हैं मीन्स, और कथोपकथन। क्या? कथोपकथन। ये सब कहीं से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। पाठ्य, संवाद और कथोपकथन, ये किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। अब इसमें देखिए यजुर्वेद में क्या लिए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ अभिनय। क्या? अभिनय। ये तत्व लिया गया है वेदों से नाटक में। तीसरा सामवेद, जहां सामवेद की बात है वहां सुरताल की बात जरूर आएगी। स्वर, गान, संगीत, ये सब किससे लिया गया है? सामवेद से। यहाँ स्वर की बात हो रही है। और जहां अथर्ववेद की बात आएगी वहां क्या आएगा? कृषि, औषधि, और रस, और जादू टोना आदि। ये किससे लिए गए हैं? अथर्ववेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं नाटक में? पाठ्य, संवाद और कथोपकथन। यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से स्वर, गान और संगीत, अथर्ववेद से कृषि, औषधि, रस, जादूटोना और ऐसे ही आदि। तो अब सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा अभिनय तत्व नाटक में किस वेद से लिया गया है? अभिनय तत्व नाटक में किस वेद से लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? यजुर्वेद से। अगर पूछा कृषि तत्व नाटक में किस वेद से लिया गया है, तो आप बताओगे अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। आपसे पूछ लिया कथोपकथन तत्व नाटक में किस वेद से लिया गया है, तो आप कहोगे ऋग्वेद से। क्या कहोगे? ऋग्वेद से। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वेदों में जो ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक का मतलब होता है पूजा पाठ कराने हेतु जो हम वेदों में यूज करते हैं, वेदों से लिए गए जो शब्द हैं जो पूजा पाठ में हम काम करते हैं। तो एक तरफ वेद और एक तरफ ऋत्विक। एक तरफ लिख लो वेद और एक तरफ क्या लिख लो? ऋत्विक। एक तरफ क्या लिख लिया? वेद और एक तरफ क्या लिख लिया? ऋत्विक। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके ऋत्विक कौन कौन से होते हैं? तो आप ऋत्विक देखेंगे, ऋत्विक ऋग्वेद से लिया गया है हमारा होता या होर्त। होता या होर्त। वेद और ऋत्विक,
ऋत्विक मैंने अभी आपको बताया कि पूजा पाठ कराने में जो हम शब्द यूज करते हैं वे शब्द ऋत्विक कहलाते हैं। अब वेद ऋग्वेद से कौन सा लिया है, यजुर्वेद से कौन सा, सामवेद से कौन सा और अथर्ववेद से कौन सा। ऋग्वेद से क्या लिया गया है, होता या होर्त, क्या लिया गया है, होता या होर्त। यजुर्वेद से अर्धवयु, क्या लिया है, अर्ध अर्धवर्यु। सामवेद से क्या लिया गया है, सामवेद से लिया गया है उद्गाता, उद्गाता। सामवेद से क्या लिया गया है, उद्गाता। और अथर्ववेद से लिया गया है ब्रह्मा, क्या लिया गया है, ब्रह्मा। तो वेदों से ऋत्विक, ऋग्वेद से क्या लिया गया, होता या होर्त। यजुर्वेद से क्या लिया गया, अर्धवर्यु। सामवेद से उद्गाता। अथर्ववेद से ब्रह्मा, अथर्ववेद से क्या लिया गया है, ब्रह्मा। अब वेदों को जानने के लिए, ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिया हो तो अच्छी बात है। वेदों को जानने के लिए आपको वेदांग जानने जरूरी है। वेदांग का मतलब ही क्या होता है, वेदों के अंग। क्या मतलब है, वेदों के अंग। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर रफ कर देता हूं। वेदांग, इसका मतलब क्या है, वेदांग का मैंने अभी बताया, वेदों का अंग, वेदांग। परिभाषा से लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। वेदों का अंग अर्थात वेदों के अंग के बिना वेदों की जो अर्थ है, जो मूल भावना है, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। इनकी संख्या है 6। तो इसकी डेफिनेशन आप इस वेदांग से ही समझ ली, वेदों के अंग, इनके बिना हम वेदों को नहीं समझ पाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, कितनी है, 6। अब जैसे शरीर के हिस्से हैं हमारे, क्या है, शरीर के हिस्से, तो सबसे पहले मस्तक। लेकिन हम केवल उनकी बात करेंगे जो वेदों के अनुसार इन्होंने माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं, वेदों के अनुसार सबसे पहले आता है नयन। इनको आप ऊपर नीचे याद कर सकते हैं, बस ये है कि सीक्वेंस में याद करने से ये होता है कि आपको इनके पार्ट्स सारे याद रहेंगे। पहला आएगा नयन, उसके बाद घ्राण या नासिका, उसके बाद मुख, उसके बाद कान, उसके बाद या हाथ, और अंत में पाद या पैर। पाद या पैर। तो नयन में हमारा क्या आता है, ज्योतिष, क्योंकि हम ज्योतिष को देख सकते हैं। ज्योतिष। घ्राण क्या है हमारा, नाक से हम या नासिका से हम क्या करते हैं, शिक्षा। आप कहोगे जी नाक से तो हम शिक्षा लेते ही नहीं है। इसका शिक्षा से मतलब ये वेदों में वेद का अंग है घ्राण, और इसको, इसका अर्थ होता है संस्कृत के वेद में शिक्षा। मुख, मुख क्या है हमारा, व्याकरण। मुख क्या है हमारा, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण हम कहां से बोलते हैं, मुख के द्वारा ही बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कान में, एक और, कभी कभी कान आता है, कभी कभी आता है श्रोत। श्रोत मतलब सुनना, कान का मतलब क्या है, सुनना। श्रोत में क्या आएगा, निरुक्त। श्रोत में क्या आएगा,
निरुक्त। अब आपका आता है हस्त। हस्त या हाथ, इसमें आएगा आपका कल्प और इसमें आएगा आपका छंद। तो आप सीक्वेंस से याद रखेंगे, नयन, आंख, घ्राण, नासिका, मुख, कान, हस्त, पाद। नयन से हम क्या देखते हैं? ज्योतिष। घ्राण से, नासिका से हम क्या देखते हैं? शिक्षा। मुख से हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। निरुक्त से कान, कल्प से हस्त या हाथ, और छंद से पाद या पैर। नीचे का आपको दिख रहा है? हाँ, सही दिख रहा है। अब इसके बाद में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, ये पूछा गया सवाल है तो इंपॉर्टेंट, ऊपर के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। सीधे आपसे पूछ लिया वेदांग नयन या नयन वेदांग का अर्थ क्या है, या इसे वेदों में क्या समझते हैं, तो क्या समझोगे आप? ज्योतिष। आपसे पूछ लिया गया शिक्षा में वेदांग को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? घ्राण। आपसे दोनों तरफ से सवाल पूछ सकता है, ये नहीं कि केवल यही पूछेगा, इससे ये पूछ सकता है, इससे ये पूछ सकता है, आपको दोनों तरीके से याद करना है। और हाँ, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट स्टार बना के लिख दीजिए। ज्योतिष से हमारे जो आते हैं, ज्योतिष से आचार्य लगध, आचार्य लगध, ये दिमाग में रखना। सॉरी, ये कट गया है, मैं आपको नीचे लिख देता हूं। आचार्य लगध ज्योतिष से। निरुक्त है या, निरुक्त से क्या है? यास्क। और छंद से क्या है हमारे? आचार्य पिंगल। ये साथ में याद रखें, आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल। आज का टॉपिक नहीं रोकते हैं, इसके बाद अगली क्लास में, इस क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी लगी है कमेंट जरूर करें। लाइक करें या मत करें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमेंट से हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारी कमियां क्या हैं। आप कमेंट जरूर करें, और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें।